हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के सी सैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे यूपीएससी के जीएस प्रीलिम्स पार्ट 2 भी कहा जाता है, जीएस 2 भी कहा जाता है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में आपको ख़त्म करनी होती है। 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसमें आपको 33% लाना होता है, जो कि इक्वल होता है 66 मार्क्स के। यानी कि आपने अगर 27 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए बिना किसी नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग के, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट इतना ही लाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। और पिछले साल 2023 के लिए जो पेपर बनाया गया था यूपीएससी के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। तो खैर, हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो और आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हर साल लगभग 28 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप किसी एक पार्ट पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। 2019 में 30 क्वेश्चन तक आ रखे हैं, तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक जा चुके हैं और एवरेज 28 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के अलावा कुछ भी बेस्ट नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है, अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो इस कड़ी में हमने तय किया था कि 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को कवर करेंगे, जिसमें हम 2020 तक पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये 2020 का क्वेश्चन कल ही ख़त्म हो जाता, बट उसमें कुछ और क्वेश्चन मिल गया और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से हमने आगे के वीडियो के लिए इसको रखा। तो आज खैर ये 2020 का पेपर फिनिश हो जाएगा, तो हम फिर जंप कर जाएंगे 2021 की तरफ। और बस हमारे पास 3 साल का और पेपर रह गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इनके पीडीएफ जो सॉल्व पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए और ट्रिक्स उसमें लिखे हुए हैं, वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पैसेज को सॉल्व करने से पहले मैं 2-3 रूल आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। पहला रूल ये है कि जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया आपको, कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपको केवल और केवल दिया गया जो पैसेज है उसी पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका पहला रूल है, ऑलमोस्ट प्राइमरी रूल है। ठीक है, सेकंड है कि हम जो रूल फॉलो करेंगे कि हम पैसेज से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, ताकि हम उस आधार पे पैसेज को पढ़ें और हमारा दिमाग उस स्पेसिफिक लाइन या स्पेसिफिक जो थिंग पूछी जा रही है उस पर ही ध्यान केंद्रित रहे। ठीक है, फिर तीसरा जंप करेगा हमारा, उसके आधार पर ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वहाँ पे रूल लागू हो रहा है, वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे पैसेज 1 के। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, वो भी तर्कसंगत निकालना है, तार्किक होना चाहिए और सर्वाधिक होना चाहिए। मतलब कि निष्कर्ष का यहाँ मतलब ये हो गया कि पूरे पैसेज को 1-2 लाइन में क्या चीज़ है जो ड्राइव कर रही है, क्रक्स क्या है, मीनिंग क्या बता रहा है, उसमें भी वो जो है तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट सारे जो है वो क्लोज होने वाले हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तब आपको लॉजिक लगाना है और उसमें से भी जो मोस्ट लॉजिकल होगा वो कौन सा होगा। या तर्क संगत में ना मुझे यही समझ में आ जाता है। ठीक है, कि अब अगर इन्होंने तर्क संगत लिखा है मतलब कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट क्लोज होने वाले हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है इंग्लिश में। इन्फेरेंस रैशनल होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल हो और वो लॉजिक मोस्ट लॉजिकल हो। ठीक है, तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं कि औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाला बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया है। ओके, और इसमें कमी गंभीर चिंता का विषय है। तो ये चिंता का विषय है क्यों? क्योंकि ऋण का प्रसार निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर आप
लोन दोगे तभी तो वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो अपने जो औद्योगिक सेक्टर्स है उनको उनका पुनरुद्धार कर सकेगा, उसमें प्रॉफिट कर सकेगा। ठीक है। समस्या के उद्गम पिछले 25 वर्षों के अपूर्ण सुधारों में निहित है। ये समस्या क्या है कि पिछले 25 साल हो गए उसमें सुधार नहीं हुए हैं। 1991 के सुधारों के उपरांत बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना का एक संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए था। ठीक है, चाहिए था यहाँ लिखा है। तेज़ी और मंदी वाली एक बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकों के स्थापित करने एवं उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। ओके, यानी कि उनको स्थापित करने और उससे बाहर निकलने, इन दोनों की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ओके, नहीं कर सकते क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं है। कमज़ोर हानि में रहने वाले बैंकों को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके, तो कुल मिला के इस पैसेज में है ये कहा जा रहा है कि जो बैंक की स्थिति के बारे में बताई जा रही है कि बैंक के साथ समस्या है। ठीक है, और वो समस्या ये है कि आज की अर्थव्यवस्था में, मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ है उस आधार पे, कि अर्थव्यवस्था ने जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, उदारीकरण हुआ था, उस टाइम पे बैंकों के लिए ना स्थापित और ना ही उनको बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से आज जो है कोई अगर बैंक दिवालिया हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है तो हम उसको बंद नहीं कर पाते हैं, उसकी उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है जो हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैसेज के आधार पे स्टेटमेंट क्या कहता है। तो यहाँ पे पहला जो है स्टेटमेंट वो कहता है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही है। तो क्या ऐसा निष्कर्ष हो सकता है? मतलब ये है, निकल रहा है, पर ये परिणाम निकल रहा है। आगे देखते हैं, ये परिणाम है, रिजल्ट है। दूसरा है 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की। ये भी सही है, पर ये क्या है? ये है कारण, ये निष्कर्ष नहीं है। सी कह रहा है कि भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पर डी हमारा क्या कहता है कि औद्योगिक सेक्टर्स में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंकिंग ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। विदेशी निवेश कहाँ से आ गया है, इस बारे में तो कोई भी बात ही नहीं की गई है पैसेज में। ठीक है, इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है और सी हमारा आंसर हो जाता है। यही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है कि स्टेटमेंट ए जो कहता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। नो, ये तो नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट बता रहा है। सेकेंड है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड in 1991 have not helped in improving the economy to expect level। तो ये आपको बात सही है, लेकिन ये क्या है? ये कॉज है। सी क्या है कि इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे कहा है, that today we cannot shut down banks because there is no proper system to shut down। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर का सी का यहाँ पे सीधा सीधा स्टेटमेंट है। डी क्या कहता है? इनकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ अ गुड अल्टरनेटिव टू दिस सेक्टर्स डिपेंडेंसी ऑन बैंक फॉर क्रेडिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाता है और सी हमारा आंसर हो जाता है। ये है हमारा पैसेज 2। पैसेज 2 में हमारा देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपको वही निष्कर्ष निकालना है, तर्कसंगत है यानी कि क्लोज स्टेटमेंट होंगे और इसमें लॉजिकल क्या होगा और मोस्ट लॉजिकल क्या होगा। ठीक है,
तो सेम ही है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है पूर्वधारणा का, यानी कि अजम्पशन का, जो ज्यूम करना है आपको, ठीक है, इमेजिन करना है। यहाँ पर भी रेफरेंस रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल और मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, सेम ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ आपको एज्यूम करना है, ठीक है, इमेजिन करना है कि क्या हो सकता है जो पैसेज में लिखा गया उसके आधार पर क्या कहानी और बन सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा एट इट इज़, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको याद रहेंगी कि ये कैंसिल क्यों हुआ है, ये सही क्यों है, तो इससे बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। तो खैर चलिए देखते हैं हम पैसेज में क्या लिखा है। तो पैसेज कहता है कि भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ओके, हम सभी यह अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल ईंधनों को जलाना रोकना होगा, परंतु कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहे हैं। भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के लिए अपने लक्ष्य से दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है। ओके, उस दिशा में उसने गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक सशक्त प्रोत्साहन दिया है। तो गैस आधारित जो नवीकरणीय ऊर्जा पे सशक्त मतलब ज़्यादा जोर दिया है, और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी किया है। परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में जब तकनीक अभी तक तैयार नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। ओके, तो मिला जुला के ये पैसेज ये कहता है कि सौर ऊर्जा पर जो है विशाल संभावना है भारत में, ठीक है, जगह जगह पे हमारा जोग्राफिकल एरिया ही ऐसा है कि साउथ में आपको इंडियन ओशन है, तो वहाँ से आप पानी के द्वारा या फ्लोटिंग जो सोलर पैनल्स हैं उनके द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। फिर आपको राजस्थान के साइड पे कच्छ है और बहुत सारे रेगिस्तानी एरिया जहाँ से आप सोलर पैनल लगा करके इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर और भी चीज़ें हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स है और ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि संभावनाएं तो हैं और भारत चाहता भी है कि दृढ़ निश्चित है और वो गैस में इन्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस आधार पे हम देखते हैं कि क्या कहता है पैसेज, क्वेश्चन। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट कहता है कि उत्सर्जन को 33% घटाने की भारत की जो प्रतिबद्धता है को प्राप्त करना असंभाव्य है, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये नेगेटिव निष्कर्ष थोड़ी निकालेगा आदमी, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने के बजाय गैस का आयात करना चाहिए। गैस का आयात करना चाहिए तो फिर हम नवीकरणीय ऊर्जा पे क्यों फोकस करें जब हम आयात पे ही निर्भर रहेंगे। तो क्या ये निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, हमारा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सी है कि नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाज़ार में लाना महंगा हो सकता है। ओके, तो हम डी देख लेते हैं कि क्या कहता है कि भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। नहीं, हम यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में केवल प्राकृतिक गैस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अन्य सोर्सों पे भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास संभावना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज में सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं हैं। तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो गया और सी हमारा सही हो गया कि हम संसाधनों को बहुत जल्दी बाज़ार में लाना महंगा हो सकता है क्योंकि व्यापारी जो है वो इसमें निवेश करने से भी डर रहे हैं क्योंकि हम रेडी नहीं हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये इंग्लिश का देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडियाज़ कमिटमेंट टू रिड्यूस इमिशन बाय 33% इज़ अनलाइकली टू बी अचीव्ड। नहीं, नेगेटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होना चाहिए वैसे। सेकंड है कि इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस रेदर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अरे नहीं भाई साहब, हम गैस को इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे रहेगी और हमने यहाँ पे क्या करना है, इंडिया हैज़
ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है, जो कि नवीकरणीय एनर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल है तो हम इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से बी कैंसिल हो जाता है। सी है कि गेटिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो डर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इनके लिए कॉस्टली हो रहा है। तो और डी ऑप्शन क्या कहता है कि इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैसेस। तो नहीं, हमें सिर्फ नेचुरल गैसेस पे ध्यान नहीं देना है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका सोलर एनर्जी के बारे में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसके लिए हमको पोटेंशियल को पुश करना है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, सी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है 63, वो कहता है कि सरकार प्रायः ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। हाँ भाई साहब, देती हैं। प्रायः लिखा हुआ है ना, ओनली या अनिवार्यता या इस तरीके की बात नहीं की, इन जनरल कह रहे हैं। जो स्टेटमेंट में है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसके लिए उस पर वो भारी निवेश कह रहे हैं, कर रहे हैं, महंगी चीज़ है, पर उसमें जो तकनीक की है वो अभी उतने लेवल पे नहीं की गई है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो है कि 2030 तक उत्सर्जन में 33% कटौती की भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। गैस आधारित नहीं, नवीकरणीय आधारित यहाँ पे लिखा हुआ है कि 33% जो है उत्सर्जन को लक्ष्य में दृढ़ता के प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये गैस आधारित ये कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ ए। इसी आधार पर यहाँ पे इंग्लिश के पैसेज में है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट्स ऑफन प्रोवाइड insufficient and costly subsidies for the technologies that may not be ready in the near future। हाँ, ये रेडी है भी नहीं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, ओके मैं इसको चेंज कर देती हूँ। दिस इट हैज़ इनिशिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी एंड हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड हैविली एंड इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और बिजनेस हाउसेज आर वेरी जो इन्वेस्टिंग है टू हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एट अ टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट येट रेडी, ठीक है। तो वो डर रहे हैं, वरी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हाँ, यहाँ पे ये चीज़ सही हो गई। और जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग emission by 33% by 2030 shall be on the basis of gas based economy। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि the Indian government has strongly committed to its target to reduce emission by 33% by 2030। यहाँ पे reducing emission के बारे में बात की जा रही है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कैंसिल आपका। तो हमारा ओनली ए आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज थर्ड, और इसमें पूछा गया पूर्वधारणा क्या है, यानी कि आप एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे कि पैसेज के आधार पर कल्पना क्या हो सकती है, ठीक है। इसमें वैलिड आपका एजम्पशन क्या हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज में लिखा है कि जीनोम संपादन, जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, ठीक है, रूपांतरण से, ट्रांसफॉर्मेशन से भिन्न है। कि जो जीनोम एडिटिंग है वो जीनोम मॉडिफिकेशन से अलग है। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने से संबंधित है जिनको परिवर्तित किया जा सके, जिससे रोग की भेद्यता कम की जा सके या कुछ शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके या उत्पादकता बढ़ाई जा सके। यानी कि इसमें यह है कि आप किसी पौधे के जीनोम के भाग के बारे में पता लगाते हो जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, वहाँ के रोगों के बारे में पता करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ाना है, ऐसे काम करने के लिए शोधकर्ता जीनोम का विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची, ठीक है,
का उपयोग करते हैं और इसकी मरम्मत करते हैं, जो कि पादपों में होने वाली वह प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पादप रोगों के आक्रमण के अधीन होने पर नए परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है, जो कि उस पादप को भविष्य में होने वाले आक्रामकों से बचे रहने में सक्षम बनाएगी। तो भविष्य में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उससे वो बचाएगी जीनोम एडिटिंग की वजह से, अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो। अब जबकि प्रयोगशालाओं में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है और संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विधि का सृजन किया जा सकता है, ओके, इस विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से तेज़ी लाई जा सकती है, ओके। यानी कि इसमें पूरे टाइम जीनोम एडिटिंग यानी जीनोम संपादन के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि जीनोम रूपांतरण यानी जीनोम जो मॉडिफिकेशन है उससे अलग है। कैसे है, क्या करता है जीनोम एडिटिंग की, वो पौधे के जीन्स को के उस भाग का पता लगाता है जहाँ पे उसको चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसमें उत्पादकता बढ़ानी है या अन्य रोगों से बचाने के लिए कुछ चेंजेस करने, वो सारी बातें हैं। और उसमें इस्तेमाल होता है आणविक कैंची का, ठीक है, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर अब क्या हुआ है कि अब हम इसका जो है ना भविष्य के लिए आक्रमण होने वाले जो कीटनाशक हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे जीव हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर पौधे को ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, उनसे बचा सकते हैं, उनके लिए क्षमता विकसित कर सकते हैं। अब इसका प्रयोगशाला में अच्छे से विस्तार किया जा चुका है, अच्छे से प्रशिक्षण हो सकता है, ठीक है, तो इसमें विकास करने की संभावना ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, तो ये कहा जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जीनोम संपदा में एक पादप से दूसरे पर जीनों के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सही बात है, क्योंकि इसमें एडिटिंग है, पहचान करना है एक, और वहाँ पे आपको चेंजेस लाने हैं। दूसरा है कि जीनोम संपदा के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, लिखा हुआ ही है, प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, जिससे पौधों को पर्यावरण के तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है सी, सही। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इंग्लिश का देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जीनोम्स एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। ये सही है। थ्रू जीनोम्स एडिटिंग द चूजन जीन्स कैन बी अल्टरेड precisely in a manner akin to the natural process that helps plant to adopt to the environmental factors। तो हाँ, ये भी सही है। और ये बात यहाँ लिखी हुई है आपको, अकर नेचुरली, प्रोसेस दैट अकर नेचुरली, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज है हमारा पैसेज 4, और इसका क्वेश्चन कहता है कि क्रांतिक संदेश यानी संदेश पे आप ध्यान दो, ठीक है, कि इसके साथ है ट्रिक कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक। इसके स्टेटमेंट का जो एसेंस है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसे संदेश में नहीं आपको ज़्यादा मिलेंगे, पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता। स्टेटमेंट का अगर जो क्रक्स है वो निकल रहा है, नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो नहीं होगा। तो सर्वोत्तम प्रेषण क्या हो सकता है, संदेश क्या हो सकता है, मैसेज क्या हो सकता है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, मैसेज लिखा है, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होंगे, नॉट नेगेटिव। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को कि क्या कहता है पैसेज। तो पैसेज कहता है कि बहुत से लोग ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य का संबंध ठोस कचरे के अपेक्षित ढेर के परिणाम के रूप में समझते हैं, जो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का घर बनते हैं। किंतु एक दूसरा पक्ष भी है, वो क्या है, जिसे सही रूप में समझा नहीं जाता कि क्या परिणाम होता है जब अवैज्ञानिक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के साथ ही जल निकास व्यवस्था खराब होती है, ठीक है, जल निकास व्यवस्था भी खराब होती है, और असंसाधनिक मल जल को बारिश के पानी को ले जाने वाले नालों में छोड़ दिया जाता है। उसका परिणाम है कि नालों का अवरोध हो जाना, जिसमें रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा करते हैं और जल जनित रोग फैलाते हैं। तो पैसेज में ये लिखा हुआ है कि जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है और स्वास्थ्य का संबंध जो है वो ठोस कचरे की अपेक्षा ढेर सारे परिणाम लेके आता है।
जो ठोस हैं, अब वो क्या होगा कि उसमें पानी के साथ मिक्सअप होगा, ठीक है, जल भराव होगा, अगर बारिश का समय आ गया नाले जाम होंगे और वो वहाँ पे रुक जाएगा, वो कचरा आगे नहीं बढ़ेगा, साफ़ नहीं होगा, वहाँ मच्छर उत्पन्न होंगे और वो जलजनित रोग को फैलाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी एवं मल जल के लिए अलग अलग नहीं है। तो क्या ये संदेश होगा? नहीं, ऐसा संदेश तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये संकीर्ण है कि आप इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हो, उस तरीके का है। बी कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों के पास अवशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं विधायी शक्तियाँ नहीं हैं। नेगेटिव साउंड, मैसेज नेगेटिव नहीं होगा। सी है कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। ओके। और डी देख लेते हैं हम कि हमारे नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अवशिष्ट एवं मल जल प्रणालियों का खराब प्रबंधन हमारे शहरों में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। ऐसा है क्या? जिम्मेदार है? नहीं, नेगेटिव साउंड। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव तो आ जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक। संदेश में एक चीज़ और होती है जहाँ पे आपको होप दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होप का क्या मतलब है कि चाहिए, सकता है, उम्मीद वाली चीज़ें आपको मिलेंगी स्टेटमेंट में। तो ये एक ट्रिक है जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जगह पे कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ इंग्लिश में है कि इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। नहीं होगा, नेगेटिव। Urban local bodies do not have enough resources and legislative authority to deal with the problems of water management. नहीं। थर्ड है कि solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage network। तो ये हमारा आंसर सही था। तो खैर डी हम यहाँ पे है कि बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवरेज सिस्टम बाई आवर म्यूनसिपैलिटी इन द रीज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटी। ये तो बात भी पैसेज में नहीं कही गई है और ये नेगेटिव साउंड भी कर रहा है, तो ये गलत है और सी हमारा सही है। अब देखते हैं हमारा पैसेज 5 और इसका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपको निष्कर्ष निकालना है, क्रक्स क्या है, ठीक है। तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल और मोस्ट लॉजिकल आपको चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष के क्या है वो एक दो लाइन जिसमें जो लिखी गई है जो पूरे पैसेज को बयान करती है कम शब्दों में। तो चलिए पढ़ते हैं। यही बात आपको इंग्लिश का भी है कि इन्फरेंस लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। संविधान के भाग 3 में जो जनसाधारण को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं, ठीक है, प्रति आश्वस्त करता है कि अनुच्छेद 25 जो है उद्घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में मेंशन है, आर्टिकल 25 में भाग 3 में। लेकिन जिस बात पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं वो है इस उद्घोषणा का इन शब्दों का उपसर्ग, ठीक है, कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य इन भागों के अनुबंधों के अधीन रहते हैं। यानी कि इन अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्तें निर्धारित करती हैं। उनके धार्मिक आचरण के जो वैधानिक संरक्षण है उसका निर्धारण करती है। अनुच्छेद 25 जो है इसकी प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं जिनके अनुसार भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में, जो अन्य है, धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में अधिकार के ऊपर प्रधानता मिली है। इन अन्य मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समानता का अधिकार और स्वयं विधियों के भी समान संरक्षण का अधिकार है जिनका प्रारंभ ही आश्वासन है तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि अन्य बातों के साथ राज्य किसी भी व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। ओके, तो मिला करके पैसेज में भाग 3 और उसमें आर्टिकल 25 जो धर्म की स्वतंत्रता देता है उस पर आधारित है। उस पे जो लगने वाले रिस्ट्रिक्शन है सदाचार के बारे में, ठीक है,
युक्ति युक्त निर्बंधन है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई है और सबके लिए समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है। और आज किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ए कहता है कि राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये वो कर सकता है, ठीक है। युक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, तो हाँ कर तो सकता है, पर हम आगे देखते हैं कि निष्कर्ष सर्वाधिक तार्किक क्या हो सकता है। सी का मतलब है कि नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती, ये तो गलत है, आती है। भाग थर्ड का ही 25वां नंबर पार्ट है। स्टेटमेंट डी कहता है किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित है, नहीं बाबा। सबसे हमारा जो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। लाइन लिखी हुई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य इनके आधार पर उपबंधों के अधीन रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी पैसेज में ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर्स विद द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द सिटीजन, नहीं ये गलत है। रिलीजियस फ्रीडम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन, हाँ तो ये तो हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज़ नॉट कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, शुरू में ही लिखा गया था और ऐसे भी आपको पता होगा। डी जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून टू स्टेट लॉज, नहीं ये गलत है, तो हमारा बी हो गया आंसर। और इसी के साथ हमने 2020 का जो है सारा कॉम्प्रिहेंशन कवर कर लिया है, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 21 के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।